चलिए आज बात करते हैं ओर ड्रेसिंग का। आपका सेकंड लास्ट मेथड है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। चलिए पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी ओर ड्रेसिंग के जो मेथड है आपके हैंड पिकिंग मेथड, नेविगेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड। आज बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। आई एम हेमंत, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। चलिए बात करते हैं। देखिए फ्रूट फ्लोटेशन मेथड आपका होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे और किस ओर के लिए काम में आएगा, क्या प्रिंसिपल है इसका और इसका डायग्राम क्या है और आपके यहाँ पे कैसे वर्किंग करेगा। अगर पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख लीजिए, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलिए देखते हैं फ्रूट फ्लोटेशन मेथड जो है वो आपका क्या है। सबसे पहले बहुत बात करते हैं और किस ओर के लिए काम में आता है। सल्फाइड ओर के लिए काम में आएगा, बिल्कुल सल्फाइड ओर के लिए काम में आता है। और प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये मेथड है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये आपका मेथड जो है वो वेटिंग, कौन सा पार्टिकल आपका ऑयल से वेट होगा, गीला होगा या वाटर के साथ गीला होगा। मतलब डिफरेंस जो है आपका, डिफरेंस बिटवीन wetting particles, wetting property of ore and गैंगू को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इम्प्योरिटी। मतलब इम्प्योरिटी को हम गैंगू या इम्प्योरिटी बोलते हैं। मतलब डिफरेंस बिटवीन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंगू। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो आपका ओर पार्टिकल्स होता है वो बेसिकली ऑयल के साथ क्या होता है, गीला होता है। मतलब वेटेबिलिटी उसकी जो है वो किसके साथ होती है, ऑयल के साथ होती है। ठीक है। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे गैंगू पार्टिकल्स की, गैंगू पार्टिकल्स की जो वेटेबिलिटी वो किसके साथ होगी, वाटर के साथ होगी। मतलब इम्प्योरिटी की जो गीला होगा वो किसके साथ होगा, वाटर के साथ गीला होगा। तो यहाँ पे और जो हो आपका सल्फाइड ओर के लिए काम में आएगा। और प्रिंसिपल आपको पता है कि यहाँ पे और जो हो आपका ऑयल के साथ वेटेबिलिटी होगी और गैंगू की वाटर के साथ वेटेबिलिटी होगी। चलिए बात करते हैं इसके डायग्राम और वर्किंग की। फटाफट इसको उतारिए। चलिए देखिए ये आपका एक डायग्राम है। यहाँ पे ये तो कंटेनर की बाउंड्री होगी, ठीक है। जो भी आपका कंटेनर है उसकी बाउंड्री है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्सर लेते हैं। इसमें आपका क्या है, मिक्सर। मिक्सर में आपके पास और प्लस में इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी मतलब गैंगू पार्टिकल्स। और इसमें अपन ने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ठीक बेटा। यहाँ पे अपने पास ये क्या है, वाटर है। और इसमें ही हमने क्या कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया। हमें पता है कि जो आपका गैंगू पार्टिकल्स है वो आपका वेटेबिलिटी उसकी जो है वो किसके साथ है, वाटर के साथ। और की वेटेबिलिटी किसके साथ थी, ऑयल के साथ। और ओ से और ओ से ऑयल, याद रखने का तरीका है। दूसरा आपका क्या है, गैंगू पार्टिकल्स। गैंगू पार्टिकल्स ये आपका किसके साथ वेटेबिलिटी है, वाटर के साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर पाइराइट आपका एग्जांपल है। ठीक है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है CuFeS2। ट्रिक करके आपको बता रखा है। फनी ट्रिक से आप और की ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है। देखिए बात करें अगर यहाँ पे अपन जो आपका और पार्टिकल्स है वो क्या होगा, ऊपर फ्रोथ बना लेगा।
क्योंकि इस पैडल को जैसे जैसे आप घुमाओगे वो आपका क्या बना लेगा, फ्रोथ बना लेगा। और नीचे जो हवा आपके वो क्या आ जाएंगे, इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी इम्प्योरिटी है और ये आपका फ्रोथ है विच कंटेन और पार्टिकल्स। देखिए है क्या बेसिकली बात है, यहाँ से आपने और इम्प्योरिटी डाली, ये आपकी यहाँ पे आती गई, और यहाँ पे आपके जो रोटेटिंग पैडल हैं ये आपके रोटेट कर रहे हैं। इसको हमने मोटर के साथ लगा रखा, रोटेट कर रहे हैं। देखिए आप जब भी बकेट के अंदर डिटर्जेंट डालते हो तो उसको एजिटेट करते हो, तभी आपका क्या बनते हैं, उसमें झाग बनते हैं। झाग को ही क्या बोलते हैं, फ्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो रोटेटिंग पैडल की उसको रोटेट किया है, रोटेट करने के साथ जो ऑयल है वो क्या करेगा, फ्रोथ बना लेगा। अगर आप रोटेट नहीं करोगे तो फ्रोथ आपका अमाउंट बहुत कम बनेगी, बहुत ही। जैसे आप डिटर्जेंट ही डाल दो बकेट के अंदर, तो आप उसके अंदर डिटर्जेंट डालोगे तो उसमें जो फ्रोथ है वो क्या, ना के बराबर ही बनेगी। तो यहाँ पे आप उसको क्या करते हो, बकेट में जैसे उस सर्फ को मिलाते हो तो हाथ उसमें क्या करते हो, एजिटेट करते हो। तो यहाँ पे आप जैसे इसको रोटेट करोगे तो पानी और ऑयल क्या होंगे, रोटेट होंगे, और रोटेट होंगे तो आपकी जो यहाँ पे ऑयल है वो किसके साथ, और पार्टिकल्स किसके साथ वेट हो जाएगा, ऑयल के साथ, मतलब इसके साथ चला जाएगा चिपक के। क्या हो गया, उसके साथ चला गया चिपक के। और ऑयल जो है वो आपका क्या है, वेट में हल्का है, और ये आपका लाइटर इन नेचर है, यहाँ पे कह सकते हैं। तो वो फ्रोथ जो वो आपका कहाँ गया, ऊपर गया। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी थी वो हैवी नेचर की थी, वो आपकी वेट किसके साथ थी, वाटर के साथ। वो सस्पेंडेड कहाँ पे होगी, बॉटम में होगी कंटेनर। अब यहाँ पे बातें आपकी क्या है कि ये आपका सिंपल सा दिख तो रहा है यहाँ पे ये चीज़ें। अब यहाँ पे जो फ्रोथ बना है उस फ्रोथ को हमें स्टेबल भी करना है। तो पहली बात तो फ्रोथर यहाँ पे अपने को क्या करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। कुछ टर्म्स यहाँ पे अपनी यूज होंगी, जैसे एक है फ्रोथर। फ्रोथर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्रोथ बनाने के लिए काम में आते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन पूछता है। फ्रोथर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच यूज टू मेक फ्रोथ। जैसे पाइन ऑयल है, कैंपर ऑयल है, इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, पाइन ऑयल और कैंपर ऑयल। ठीक है, जो ऑयल आप डालते हो उसमें या तो पाइन ऑयल डाल दो या कैंपर ऑयल डाल दो। ठीक है, अब पहले आपने क्या कर दिया, फ्रोथ बना दिया। ठीक है, अब फ्रोथ अगर बनाया, आप सपोज कीजिए अगर बकेट में फ्रोथ बनाते हो, पता झाग अगर आपके बने हैं, तो अगर उसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दोगे तो वो आपको पता है वो झाग आपके गायब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस झाग को, उस फ्रोथ को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे जो आपका यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, फ्रोथर या फ्रोथ स्टेबलाइजर, सॉरी फ्रोथ स्टेबलाइजर है। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच एनहांस द लाइफ पीरियड ऑफ फ्रोथ। जो आपकी झाग की लाइफ पीरियड है उसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर बोलेंगे। आगे बात समझें। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रोथ स्टेबलाइजर है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ फ्रोथ स्टेबलाइजर की, तो यहाँ पे एनालिन और क्रिसोल ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और जरूरत पड़ेगी, जो आपने यहाँ पे बनाया है फ्रोथ। अब उसकी जो टेंडेंसी है उसे हमें उसको मेंटेन करके रखना। फ्रोथ स्टेबलाइजर हो गया बिल्कुल। यहाँ पे कई ऐसे ओर्स होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, वाटर के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं और ऑयल के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं। देखिए नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपकी बिल्कुल 100% जो ऑयल के साथ ही हो। कई ऐसे और होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑयल के साथ और वाटर के साथ दोनों के साथ वेटेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे और को क्या करते हैं, सेपरेटली करते हैं। या तो तू ऑयल बन जा, या फिर तो क्या ऑयल के साथ वेट हो जाए, या फिर तो वाटर के साथ वेट हो जाए।
तो उस ज़रूरत में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आपके होते हैं सरफेक्टेंट या कलेक्टर। ठीक है, मेरे को स्पेस के लिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका, एक आपका क्या कलेक्टर बोलते हैं इसको, या सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जैसे जेंथेट इसका एग्जाम्पल है, सोडियम इथाइल जेंथेट। कैसे काम करेगा इसके बारे में बात करेंगे आराम से एक बार। सबसे पहले आप इस डायग्राम को उतार लीजिए, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रोथर क्या है आपका, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है, और कलेक्टर या इसी को सरफेक्टेंट बोलते हैं। सरफेक्टेंट एक्चुअल में क्या करता है कि सपोज कीजिए आपका और जो पार्टिकल्स है वो आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो हम क्या कर देंगे उसको ऐसे चार्ज बना देंगे और उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट कर देंगे कि वो वाटर के साथ हाइड्रोफोबिक नेचर बिहेव करे। अगर वाटर के साथ हाइड्रोफोबिक बिहेव शो करेगा तो वो हमेशा ही ऊपर ही रहेगा, मतलब वाटर सरफेस के ऊपर, मतलब फ्रोथ में ही बना रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। उसी को सरफेक्टेंट बोलते हैं, सरफेस के ऊपर जो रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट। सबसे पहले आप इस डायग्राम को फटाफट उतार लीजिए, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, नहीं तो मैं एक बार लिख रहा हूँ फटाफट, बता रहा हूँ फटाफट आप लिखिए। आप इसको एक बार यहाँ पे मिटो लीजिए, एक बार डायग्राम है ना, आप इसको बना लीजिए फटाफट। इस डायग्राम को बनाओ और उसके बाद लिखना शुरू करो। इसमें लिखना बेटा, इसमें लिखो बेटा, डायग्राम बना लिया ना आपने, इसमें लिखना इन दिस मेथड we take a mixture of ore and impurity which having subjected into the container which contain oil and water, नेक्स्ट लाइन से लिखना, ore having wettability with oil and gangue particle wettability with water in container we continuously flow air because during rotating pedal they form froth easily। देखिए क्या कह रहा है कि कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर इस पे एयर भी ब्लो होती है। बिल्कुल, आप अगर बकेट के अंदर एजिटेट करते हो हाथ तो उसमें एयर भी तो जा रही है ना। एयर क्या कर रही है, उस बबल्स के अंदर जा रही है। बबल्स क्या है आपका, ये आपका सरफ है, उसके अंदर एयर है, आया ना। तो यहाँ पे एयर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको फ्रोथ बनाना है। फ्रोथ जो है, अगर आप सपोज़ कीजिए अगर वैक्यूम आपके पास और उसमें आप अगर एजिटेट कर रहे हो तो आपका कोई भी फ्रोथ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सब सीधी सी बात है बेटा, फ्रोथ आपका एक्चुअली है क्या, एक आपका सरफ है और उसके अंदर एयर भरी हुई है। जैसे आप उन मेले के अंदर देखते हो एक शैम्पू होता है, उसको फूंक मारते तो गुब्बारे आपके निकलते हैं। तो उसमें क्या, गुब्बारे के अंदर जो बैलून बना आपका, तो उसके अंदर क्या एयर है। तो एयर एक्चुअल में क्या करती है, फ्रोथ बनाने के लिए काम में आती है। इसलिए हम कंटिन्यूसली एयर को ब्लो करते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना,
ड्यू टू वेटेबिलिटी डिफरेंस, ड्यू टू वेटेबिलिटी डिफरेंस, वेटेबिलिटी डिफरेंस और goes to surface, or goes to surface along with oil, along with oil, while impurity becomes suspended, while impurity becomes suspended at the bottom of container, at the bottom of container। ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने, उतार लो इसको फटाफट एक। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ टर्म्स आपके आएंगी, सीधा आपको पूछता है। देखिए फ्रोथर क्या है, फ्रोथर अभी बताया था कि वे सब्सटेंस जो फ्रोथ बनाने के लिए काम में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रोथर। एग्जांपल क्या दिया था, पाइन ऑयल एंड कैम्फर ऑयल, कैम्फर ऑयल। इसमें लिखना दो सब्सटेंस विच हेल्प in making froth, those substance which help in making froth known as frother। एग्जाम्पल लिख देना, पाइन ऑयल एंड कैम्फर ऑयल। फ्रोथर, फ्रोथ स्टेबलाइज़र क्या होते हैं, जो फ्रोथ को, फ्रोथ बना तो दिया आपने, वो स्टेबलाइज भी करना है। तो फ्रोथ स्टेबलाइज़र नाम से पता चल रहा है, फ्रोथ को जो स्टेबलाइज करता है उसको फ्रोथ स्टेबलाइज़र बोलेंगे। दो सब्सटेंस विच इंक्रीज, which increase, those substance which increase life duration या life period, life duration of froth known as froth stabilizer। एग्जाम्पल क्या था आपका, एनेलिन एंड क्रीसोल, एनेलिन और क्रीसोल, ये आपके एग्जाम्पल थे। कलेक्टर और सरफेक्टेंट होते क्या हैं, देखिए पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद लिख लेना, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं लिखवा दूँगा नहीं तो। देखिए ये आपका सरफेस के ऊपर क्या बन गए, फ्रोथ बन गए, बिल्कुल ये आपके क्या बने, फ्रोथ बने। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके फ्रोथ क्या है कि आपके ऑयल के साथ और ऑयल के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। कई ऐसे फ्रोथ होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जैंथेट, एग्जाम्पल है आपके जैंथेट्स। जैंथेट्स में भी आपके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम इथाइल जैंथेट्स, एक आपका पोटेशियम इथाइल जैंथेट। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका सोडियम इथाइल जैंथेट का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, C2H5, C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे S और Na पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है सोडियम इथाइल जैंथेट का। ठीक है, ये आपका इथाइल हो गया, ये आपका जैंथेट, आपका सोडियम आपका लग गया यहाँ पे। पोटेशियम की अगर बात करूँ तो पोटेशियम सोडियम की जगह आ जाएगा आपका, मतलब इसका स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, C2H5, C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे S नेगेटिव Na पॉजिटिव। सभी को दिख तो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन तो लिख दी होगी आपने। आपका C2H5 और C डबल बॉन्ड S और ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। देखिए ये आपका कैसा पोलर नेचर का है, जबकि ये जो पोर्शन आपका कैसा है, नॉन पोलर है। हाँ ये ना, ठीक है, ये आपका पोलर है, ये नॉन पोलर है। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये कुछ ऐसा आपका पोलर पार्ट है और ये कैसा आपका नॉन पोलर पार्ट। हाँ या ना, मतलब जो आपका ये सोडियम इथाइल जैंथेट है, इसका स्ट्रक्चर मैं ये ऐसे दिखा सकता हूँ कि इसका टेल पार्ट है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना, और हाइड्रोकार्बन आपके कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर आपका नेचर है। आपका ये पोलर नेचर का है और इसका पोलर दिखा दिया। सपोज कीजिए आपका कोई और पार्टिकल्स है, ये आपका और है जो कि आपका क्या है, चार्ज नेचर का है।
ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज है और कोई चार्ज होगा तो सीधी सी बात, वो क्या करेगा, पोलर के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो इसके साथ मतलब ये जो पोर्शन वो जुड़ जाएंगे। ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, ओवुलेशन का होता है ना, फर्टिलाइजेशन आप पढ़ते हो, ओवम प्लस स्पर्म का, ऐसा कुछ नहीं हो गया आपका। देखिए है क्या आपका, ये आपका ओर है और ये आपका क्या है, यहाँ पे सोडियम इथाइल जेंथेट है, ये इसका पोलर पार्ट चार्ज अगर आपका और चार्ज नेचर का है तो यहाँ पे लाइक डिजो लाइक वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, कि ये आपका क्या होगा, पोलर के साथ जुड़ जाएगा। और ये आपका कैसा पार्ट है, नॉन पोलर, ये आपका कैसा है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर कैसे होते हैं बेटी, हाइड्रोफोबिक, हाँ या ना। मतलब कि हमने क्या किया, अगर कोई और ऐसा हो कि ऑयल के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहता हो और वाटर के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहता हो, तो हमने क्या कर दिया, उस और को हाइड्रोफोबिक नेचर बना दिया। उसकी सरफेस कैसी बन गई अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इसकी सरफेस जो है वो कैसी बन गई आपकी, यहाँ पे इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, अब आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर की है। मतलब अगर ये यहाँ पे ये फ्रोथ बना है तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये इसकी नेचर कैसी बन गई, अब हाइड्रोफोबिक नेचर की बन गई। हाइड्रोफोबिक रहेगा तो वो पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दी, वेटेबिलिटी बढ़ा दी। मतलब वो सब्सटेंस, वो आपके सब्सटेंस जो वेटेबिलिटी को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे और की, उसको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टर या सरफेक्टेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है, इस तरह से आप बात आगे समझ। देखिए कलेक्टर आपके कुछ एग्जांपल लिए मैंने, आपके सोडियम इथाइल जेंथेट का स्ट्रक्चर ये है, जो आपका C2H5 है, पोलर आपका हाइड्रोकार्बन है, जो कि आपका कैसा होता है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर पार्ट आपका जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने उसको टेल से जो दिखा दिया, और जो S नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो पोलर पार्ट है उसको हमने हेड से दिखा दिया। सपोज कीजिए और अगर आपका चार्ज नेचर का है तो यहाँ पे ये हेड जो है वो उसके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसकी जो टेल है वो कैसी है, नॉन पोलर, और ये आपके हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। फैट जो होते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके फैट ही हैं, और ये आपके कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इससे पानी से दूर लेके जाएगा इसको। मतलब अब आपने ऐसे सब्सटेंस डाल दिए कि अब वो पानी के अंदर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी कर दी आपने, हाइड्रोफोबिक नेचर की कर दी। तो आपके कलेक्टर और सरफेक्टेंट आपके क्या हो जाएंगे, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द वेटेबिलिटी ऑफ ओर नोन एज सरफेक्टेंट या कलेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट या कलेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल जेंथेट हो गया, दो एग्जाम्पल लिख दो इसमें, सोडियम इथाइल जेंथेट, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। इसके डायग्राम बना दो ये फटाफट, ठीक है, फटाफट लिखो। अब एक लास्ट है आपका कि सपोज कीजिए आपके पास दो और ऐसे हैं, हमें उनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, उसमें डिपरसेंट यूज़ करते हैं। एक बार फटाफट इसको उतारिए, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, फोर्थ आपका डिपरसेंट है। होते क्या, नाम से पता चला डिपरसेंट। एक्चुअल में क्या है, देखिए कई ऐसे आपके पास मिक्सर में आ जाते हैं जिसमें आपके पास जो नेचुरली वो एक जगह पाए जाते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड और आपका है लेड सल्फाइड। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन में बताया था कि ये जो आपके ओर होते हैं वो नेचर में एक साथ पाए जाते हैं। अब नेचर में अगर एक साथ पाए जाएंगे तो मिक्सर करोगे उसमें भी एक साथ आएंगे, और एक साथ आएंगे तो हम इसको कैसे सेपरेट करें। अगर आप सिंपली अगर इसको यूज़ करते हो डिपरसेंट डाले बिना, तो ये दोनों ही आपके क्या बनाएंगे, फ्रोथ बना जाएंगे, ऊपर दोनों फ्रोथ आ जाएंगे। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें यहाँ पे जिंक सल्फाइड और आपका लेड सल्फाइड को। देखिए
देखिए होता क्या है कि जो मिक्सर पाए जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका एक मिक्सर है, उसमें एक्स और वाई कोई मेटल्स है और है आपके कोई, एक्स की जो परसेंटेज है वो आपकी 98% है और वाई की जो परसेंटेज है वो 2% है। उस केस में हम 98% को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और 2% वाले क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगा। हाँ या ना। अगर इसी केस में अगर ऐसा हो कि y आपका 98% हो जाए और यहाँ पे z जो हो आपका क्या हो जाए, 2% हो जाए, तो इस केस में ये आपका और हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगा। हाँ या ना। मतलब दोनों चीज़ मिल तो रही हैं पर परसेंटेज क्या उनकी डिफरेंट है। सॉरी। जिंक सल्फाइड और जो आपका लेड सल्फाइड है, सपोज कीजिए इसकी परसेंटेज क्या है, हाई है, और जिंक सल्फाइड की परसेंटेज है कम, लेस है। अब इसको सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एक्वस सोडियम साइनाइड। एक्वस सोडियम साइनाइड करते क्या हैं, जो लेस वाला होता है उसको हम हटा देते हैं। क्या करेंगे कि जिंक सल्फाइड और रिएक्शन करेंगे सोडियम सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका Na2 और यहाँ पे Zn जिंक 4 ये आपका, और प्लस में आपका 2 सोडियम और बचे हैं और सल्फाइड बचा, तो सोडियम सल्फाइड ये आपका ये बचा है। मतलब सोडियम आपका यहाँ पे सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट इसका नाम है। क्या है, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड, ये इसका नाम है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस पर आपका 8 लग जाता है, ठीक है। इसके रूल मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका नाम है। मतलब कुल मिला के बात क्या करा कि हमने इस मिक्सर में से सोडियम जो आपका जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, मतलब इसको क्या कर दिया, हटा दिया। बचा क्या है आपका, लेड सल्फाइड, ग्लेना, मतलब लेड ग्लेना बचा आपका। इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर यूज़ करते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपकी अमाउंट इसकी तो बन गई। तो हम क्या करेंगे कि इस डिप्रेसेंट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि डिप्रेसेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी और की फ्लोटेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी फ्लोटेशन जो है वो घटा दी, जबकि इसकी क्या फ्लोटेशन बढ़ा दी। भाई अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक इसकी फ्लोटेशन जो फ्लोटेशन वो क्या होगी, घटेगी, जबकि ये क्या बनेगा, फ्रोथ बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज फ्रोथ फ्लोटेशन एंड नोन एज डिप्रेसेंट। ये आपके किताबों में डेफिनेशन क्या होती है कि वे सब्सटेंस जो कि आपके एक सल्फाइड और को क्या करें, डीएक्टिवेट कर दें, डिप्रेसेंट कर दें, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बेटा ये जो जिंक सल्फाइड आपका, इसको हम क्या कर दें, अगर कॉपर सल्फेट दे दें, कॉपर सल्फेट जैसे ही इसको दे देंगे तो आपका जिंक सल्फाइड वापस बन जाएगा। सपोज कीजिए अगर आप यूज़ करते जा रहे हो, अगर इसकी परसेंटेज कम हो और इसकी ज़्यादा और इसकी कम है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हो आपने, तो इसकी परसेंटेज लास्ट में जाते जाते आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे अमाउंट तो ज़्यादा होगी ना, अमाउंट ज़्यादा आएगी। तो जिंक सल्फाइड को अगर यूज़ करना आपने को, हम उस कचरे को फेंक नहीं सकते। तो जिंक सल्फाइड वापस आप ऑब्टेन करना है तो हम क्या डालते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग एजेंट, एक्टिवेटिंग एजेंट, ठीक है। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या है, फ्रोथ क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है, कलेक्टर क्या है, आपके डिप्रेसेंट क्या है, एक्टिवेटिंग एजेंट क्या है, ये आपको सारी चीज़ बता दी है। इसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ, फटाफट इसको उतार लीजिए। देखिए पहला फ्रोथर, फ्रोथर क्या करता है आपका, विच हेल्प इन मेकिंग फ्रोथ। पहला आपका ये हो गया एग्जाम्पल, पाइनोल और कैम्परोल।
दूसरा आपका फ्रोथ स्टेबलाइजर विच इंक्रीज लाइफ पीरियड या लाइफ ड्यूरेशन ऑफ फ्रोथ, क्रिसोल और एनिसोल इसका एग्जाम्पल है। कलेक्टर या सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, आपका एडजॉर्प्शन ऑफ और पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ फ्रोथ, बिल्कुल जो आपके फ्रोथ है उसके ऊपर क्या कर देंगे, एडजॉर्ब कर देंगे, पानी के अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसको क्या कर दिया, हाइड्रोफोबिक नेचर का कर दिया था। ज़ैंथेटिस के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। डिपरसेंट क्या करते हैं, विच इंक्रीज और डिक्रीज फ्लोटेशन ऑफ और पार्टिकल्स। जैसे आप उन्होंने एग्जांपल देखा था जिंक सल्फाइड जो उसका फ्लोटेशन घटा दिया था, जबकि आपका लेड सल्फाइड है, ग्लेना है, उसका इंक्रीज कर दिया था फ्लोटेशन। एग्जाम्पल्स एक्वस सोडियम साइनाइड। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या है, विच एक्टिवेट रिमेनिंग ओर, जो बचे हुए ओर हैं आपके उसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। एग्जाम्पल आपका कॉपर सल्फेट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सारी चीज़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीचिंग की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और नए व्यूवर जो हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।